सबसे पहले है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। देखिए स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन क्या है, ये फाइनल स्टेज होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। आपने देखा होगा कि पहले क्या करते हैं आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हैं, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन, फिर लास्ट में क्या आता है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपने स्ट्रेटजी बना के इंप्लीमेंट की है उस इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे इवैल्यूएट करते हो कि क्या वो सही से अपने टास्क को परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यानी कि जिस पर्पज के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई थी क्या वो पर्पज सॉल्व हो रहा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। और अगर कहीं पे डाइवर्जन आता है या फिर कहीं पे जो है डिफरेंसेस आते हैं कि जिस पर्पज से आपने स्ट्रेटजी बनाई थी वो पर्पज नहीं फुलफिल हो पा रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, यानी कि स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करना कि जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी वो पर्पज फुलफिल हो रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको कंट्रोल करना। तो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन तो ये फाइनल स्टेज होता है एसएमपी का, यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए गिवन स्ट्रेटजी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एवर नीडेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है ये स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी हमने इंप्लीमेंट की है वो इफेक्टिव है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन गोल को, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और अगर नहीं है तो वहाँ पे जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शंस जो है वो लेते हैं ताकि हम स्ट्रेटजी को करेक्ट कर सकें। तो इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा इसका कि हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द टास्क परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट इंडिविजुअल। तो बट ऑब्वियस बात है कि ये स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन क्या करता है, हेल्प करता है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर इंडिविजुअल जो है टास्क परफॉर्म करते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, चेक करने में कि हाँ सारे टास्क जो है सही से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजी बीइंग फॉलोड, यानी जो भी स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है उसकी इफेक्टिवनेस को जो है डिटरमाइन करने में हेल्प करता है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। हेल्प इन असेसिंग द डिसीजन टेकन बाय मैनेजर टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी इज कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और नॉट। इस चीज को एक्सेस करने में हेल्प करता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो कंसिस्टेंट है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। प्रोवाइड इनपुट फॉर न्यू स्ट्रेटजिक प्लानिंग, और जब आप स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन कर लेते हो तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उस केस में फिर आप क्या करते हो कि नई स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हो। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ये हेल्प करती है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। रमेल्स क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करने के लिए रमेल्स ने 4 क्राइटेरिया दिए थे। वो चारों क्राइटेरिया कौन से हैं जिसके बेसिस पे आप जब भी अपने स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करेंगे तो वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। तो रिचार्ड रमेल्ट हैं जिन्होंने 4 क्राइटेरिया डेवलप किया था स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करने के लिए। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंसोनेंस, तीसरा है फिजिबिलिटी और चौथा है एडवांटेज। इन 4 बेसिस पे कभी भी आपको अपने स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करना चाहिए जब भी स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि जो परफॉर्म करना था वही परफॉर्म कर रहा है और कंटिन्यूअस आपको सेम परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसमें क्या होना है कि मस्ट एग्जामिन ऑल द वेरियस फंक्शनल एंड इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपेयर देम विद द एक्सटर्नल बिजनेस स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी हमने स्ट्रेटजी अपनाई है उससे जो भी हमारा इंटरनल मैनेजमेंट है या फिर जो भी फंक्शनल स्ट्रेटजीज हैं या फिर इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो एक्सटर्नल बिजनेस स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपके इंटरनल मैनेजमेंट कुछ और ही चल रही है और बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ और ही चल रहा है, नहीं। तो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों में। दूसरा है कंसोनेंस। कंसोनेंस में क्या होता है कि रेफर्स टू द नीड ऑफ स्ट्रेटजी टू एग्जामिन सेट ऑफ ट्रेंड एज वेल एज इंडिविजुअल ट्रेंड्स इन इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी। जब आप स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करते हो तो वहां पे आपको ये भी देखना है कि जो भी ट्रेंड्स होता है मार्केट में, जो ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड्स को वो क्या कहते हैं कि एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए स्ट्रेटजी मस्ट रिप्रेजेंट एन एडाप्टिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड टू द क्रिटिकल चेंजेस ऑकरिंग विद इन इट। तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको आपका स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो स्ट्रेटजी को तो इसको देखना चाहिए कि वो क्या कंसोनेंस है कि नहीं है, क्या वो किसी भी ट्रेंड को अडॉप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। पहला चीज तो कंसिस्टेंट है कि नहीं है इंटरनल स्ट्रेटजी और एक्सटर्नल बिजनेस स्ट्रेटजी के, और साथ ही साथ कंसोनेंस यानी कि वो अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता किसी भी ट्रेंड को जब कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चलता है। वहीं पे चौथा है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी आप सभी ने पढ़ा होगा, फिजिबिलिटी यानी कि जो भी आप स्ट्रेटजी वो फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। इज द स्ट्रेटजी रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि मनी एंड कैपिटल। उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी मनी चाहिए फिर कैपिटल चाहिए वो आपके पास है यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास है या फिर नहीं है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल टेक्निकल रिसोर्सेज, उस स्ट्रेटजी के लिए जो भी मैनेजमेंट जो भी प्रोफेशनल या फिर जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए वो है कि नहीं है, वो फिजिबल है कि नहीं है। टाइम स्पेन, कितना टाइम चाहिए उस स्ट्रेटजी को कंप्लीट होने के लिए, वो उसके लिए टाइम है कि नहीं है। तो ये फिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अलग अलग बेसिस पर फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं स्ट्रेटजी का। वहीं पे एडवांटेज, अब उस स्ट्रेटजी से क्या एडवांटेज होगा ये भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए जब आप स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी पर इंप्लीमेंट करें बट ऑब्वियस बात है कि किसी पर्पज के लिए ही आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो डज द स्ट्रेटजी क्रिएट एंड और मेंटेन ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जो भी
स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो कोई ना कोई कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रहा है या मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि रिसोर्सेज, कुछ नया रिसोर्स आपसे उस स्ट्रेटजी से डेवलप हो रहा है, या फिर स्किल्स डेवलप हो रहा है उस स्ट्रेटजी से, या फिर कोई पोजीशन आप नए मार्केट में क्रिएट कर पा रहे हो उस स्ट्रेटजी से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए स्ट्रेटजी का। तो ये 4 जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हैं जो कि रमेश ने दिए थे स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करते हुए, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसोनेंस, फिजिबिलिटी और एडवांटेज। सभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो बनाते रहते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजीज बनाई गई है, क्या वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, इस चीज़ को मॉनिटर करना कि जो स्ट्रेटजीज है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसी को स्ट्रेटजिक कंट्रोल कहते हैं। और अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेना, उसी को स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग कहते हैं। क्लियर? तो स्ट्रेटजीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और करेक्टिव एक्शन लेना ही स्ट्रेटजिक कंट्रोल कहलाता है। तो स्ट्रेटजिक कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रेटजिक डिसीजंस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल में कि जो भी स्ट्रेटजिक डिसीजंस हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्ट्रेटजिक प्लान्स और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। क्लियर? और अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? कहीं पर भी अगर स्ट्रेटजी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होगी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा जिससे कि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जो भी डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव किया जा सके। तो यही पूरा स्ट्रेटजिक कंट्रोल होता है। क्लियर? तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई गई थी, उस जो भी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की गई थी, उस स्ट्रेटजीज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसको चेक करना, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करना, करेक्टिव एक्शन लेना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। क्लियर? ये बात हो गई स्ट्रेटजिक कंट्रोल की। अब वहीं पर रॉबर्ट जे मॉकलर हैं, इन्होंने जो है स्ट्रेटजिक कंट्रोल प्रोसेस दिया था जहां पर उन्होंने बताया था कि 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो नॉर्मली मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है, कंट्रोलिंग आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, तो वही यहां पर भी स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। क्लियर? जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि जो सेल्स है उसको 20% से इंक्रीज करना है, अभी जो प्रेजेंट सेल है उसको 20% से इंक्रीज करना है। क्लियर? ये एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हमने सेट कर लिया है। क्लियर? अब उसके बाद जो है हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे। स्ट्रेटजीज जो भी बनाई गई है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी उसको हम चेक करेंगे, तो जो भी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस होगी उसको मेजर किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस है कंपनी की वो और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर द परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो कंपेयर करके हमें ये पता चलेगा कि या तो सेल ज़्यादा हो रही है या तो सेल कम हो रही है। क्लियर? यानी कि जो सेल है वो 20% से इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस चीज़ को इवेल्युएट किया जाएगा। तो जो भी डेविएशंस होंगे उसको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव है यानी कि जो स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा है तो भाई अच्छी बात है, ये तो यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि सेल को 20% से इंक्रीज करना है लेकिन 20% से कम इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, वहां पर करेक्टिव एक्शंस लेने का जरूरत है। तो वहां पर क्या होगा अगला स्टेप? टेक करेक्टिव एक्शन, यानी कि एडवर्टीजमेंट में चेंज करिए, ऑनलाइन सेल्स प्रमोशन के मेथड में चेंज करिए। ठीक है? डिफरेंट चीज़ों में वहां पर स्ट्रेटजीज में करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता है। क्लियर? कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, स्ट्रेटजीज जो है इंप्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, और अगर डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन जो है वहां पर लिए जाते हैं। अब बात कर लें कि कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल कितने टाइप का होता है। तो नॉर्मली आपको 4 टाइप के स्ट्रेटजिक कंट्रोल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस का मतलब किस अजम्पशंस के साथ स्ट्रेटजी बनाई गई है। जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसमें कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के तहत जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ये कंट्रोल सिस्टम दैट सिस्टमेटिकली एंड कॉन्टिन्यूसली चेक द वैलिडिटी ऑफ अजम्पशंस, यानी कि प्रीमाइसेस ऑन विच अ स्ट्रेटजी इज बेस्ड। स्ट्रेटजी जिस अजम्पशंस पे बेस्ड है, क्या वो अभी भी इफेक्टिव है, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं है, इस चीज को चेक करना ही प्रीमाइस कंट्रोल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्ट्रेटजी बनाई गई और वो स्ट्रेटजी किस चीज पर डिपेंड
कॉन्फिडेंट थी कि आगे आने वाले सालों में कोई नया कंपटीटर नहीं आएगा मार्केट में। क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी में यह एजम्पशन किया कि आगे आने वाले सालों में कोई भी नया कंपटीटर मार्केट में नहीं आएगा। तो अब जो है उसके बाद स्ट्रेटजी को एक साल बाद चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्ट्रेटजी जो है रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले साल में हो सकता है कोई नया कंपटीटर आ गया हो। तो प्रीमाइस कंट्रोल इसी को कहते हैं कि यहां पर एनवायरमेंट को चेक किया जाता है और जिस भी अजम्पशंस के बेसिस पे स्ट्रेटजी को बनाया गया था वो अजम्पशंस अभी भी रेलेवेंट है, इफेक्टिव है कि नहीं, इस चीज को चेक किया जाता है। और अगर जो अजम्पशंस थे वो रेलेवेंट नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, तो फिर वहां पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, वहां पर स्ट्रेटजीज में चेंजेस किए जाएंगे। तो इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग की अजम्पशंस अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर्स टू इंश्योर द स्ट्रेटजी रिमेन्स रेलेवेंट एंड इफेक्टिव। भाई जिस अजम्पशन के साथ हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो अजम्पशन ही अगर गलत हो जा रहा है तो फिर स्ट्रेटजी ही गलत हो जाएगी। क्लियर? तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि जिस भी अजम्पशन पे स्ट्रेटजी बनाई गई है वो रेलेवेंट है, इफेक्टिव है कि नहीं, इसके लिए प्रीमाइस कंट्रोल जो है वहां पर किया जाता है। एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इफ द प्रीमाइसेस आर फाउंड टू बी इनवैलिड। अगर प्रीमाइसेस जो है वो इनवैलिड पाए जाते हैं कि आज के टाइम पे वो अजम्पशंस काम नहीं करेंगे तो फिर हम जो है वहां पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रीमाइस कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल में नॉर्मली क्या होता है कि जिस भी अजम्पशंस के साथ स्ट्रेटजी बनाई गई थी, जिस भी एनवायरमेंट में स्ट्रेटजी बनाई गई थी, अगर उस एनवायरमेंट में उस अजम्पशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर वहां पर करेक्टिव एक्शंस लिया जाता है। तो दैट इज प्रीमाइस कंट्रोल। वहीं पर दूसरा जो टाइप ऑफ कंट्रोल है दैट इज स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल। देखिए सर्विलांस का मतलब ही होता है मॉनिटरिंग करना, स्कैन करना। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो भी डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको सर्विलांस किया जाता है, उनको स्कैन किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि कहीं भी कोई भी जो है चेंजेस होने वाला है जिसकी वजह से फर्म्स के स्ट्रेटजी पे जो है अफेक्ट पड़ेगा तो उसको पहले से ही उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले लिया जाए। क्लियर? तो स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल इज अ ब्रॉड कॉन्टिन्यूअस एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। तो यहां पर क्या होता है, जब आप मार्केट को पहले से ही जो है स्कैन करते रहोगे, हर टाइम जो है मार्केट में जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसको स्कैन करते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, तो कहीं पर कोई भी चेंजेस होने वाला होगा तो उसके बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा, जिसका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकता है, फंड्स की स्ट्रेटजी के ऊपर हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही करेक्टिव एक्शंस ले लोगे। क्लियर? तो इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग डाइवर्स सोर्स लाइक सोशल मीडिया, पब्लिकेशंस एंड ट्रेंड्स, प्रोवाइडिंग क्रूशियल फोरसाइट। और ये जो है सोशल मीडिया, पब्लिकेशन, ट्रेंड, ये जो है आपको पहले से ही कुछ सिग्नल्स दे देते हैं कि हाँ आने वाले समय में ये चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि अभी क्या है कि अभी आपको जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आने वाले समय में एआई का ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये अर्ली साइंस है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एआई पे फोकस करें, एआई से रिलेटेड अपने बिजनेस को, एआई से रिलेटेड चीज़ें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्म्स के जो भी स्ट्रेटजीज हैं उस पर आने वाले इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके लिए पहले से ही करेक्टिव मेजर ले सकें, इसलिए स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कंट्रोल होता है। इसी तरीके से तीसरा कंट्रोल है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जाता है तब से लेकर उसके पूरे एग्जीक्यूशन तक हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं स्ट्रेटजीज को कि स्ट्रेटजीज को जो सोच के इंप्लीमेंट किया गया था क्या वो चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, क्या जो एक्शंस हैं स्ट्रेटजीज द्वारा, जो भी परफॉर्मेंस है स्ट्रेटजी की या फिर स्ट्रेटजीज द्वारा जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है कि नहीं है। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल कहलाता है। और अगर कहीं पर भी कोई डेविएशन है तो फिर वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर अप्लाइड व्हेन द इवेंट्स आर बीइंग स्टार्टेड। तो जब इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं तब जो है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। भाई कोई भी स्ट्रेटजीज है तो इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो चीजें स्ट्रेटजीज की इंप्लीमेंट की जा रही हैं उसको तब मॉनिटर किया जाता है, कंटिन्यूअस उसका जो है असेसमेंट किया जाता है, जिससे कि ये चीज इंश्योर किया जा सके कि स्ट्रेटजी जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है और पॉजिटिवली जो है इंपैक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी को कहते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इट इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रेटजी थ्रू स्पेसिफिक इंटरवल और माइलस्टोन अचीव। तो स्ट्रेटजी को कैसे आप मेजर कर सकते हो कि स्ट्रेटजी सही तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो अलग अलग इंटरवल, अलग अलग माइलस्टोन अचीव होते चले जाएंगे ना, तो उससे आप जज कर सकते हो कि इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है स्ट्रेटजी का। जैसे कि आपने स्ट्रेटजी अपनाई कि सेल्स को 20% से इंक्रीज करना है, तो आप जो है एक महीने बाद चेक करोगे कि क्या सेल जो था, सपोज कि
सेल पहले 2000 यूनिट था, क्या उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ, 2010 यूनिट हो गया कि नहीं हुआ है। फिर 3 महीने बाद आपने चेक किया कि क्या फिर सेल इंक्रीज हुआ है, तो आपने देखा 2030 हो गया है, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से परफॉर्म करी है। फिर आपने एक साल बाद चेक किया तो देखा कि 2000 से 3000 सेल हो गया है, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से माइलस्टोन अचीव कर रही है, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो हेल्पफुल हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर उल्टा हो जाए कि सेल को इंक्रीज करना था 20% से और सेल अभी 2000 थी, एक महीने बाद चेक किया तो 1999 हो गई, दो महीने बाद 3 महीने बाद चेक किया तो 1800-1500 हो गई, यानी कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। या फिर सेल जितनी थी उतनी ही रह गई है 6 महीने बाद भी, यानी कि स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। स्ट्रेटजी को करेक्ट करने की जरूरत वहां पर है, तो इसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल। आपने देखा होगा कि कभी भी जब बारिश के मौसम में होता है कि आपके पास एक मैसेज आ जाता है तुरंत कि अगले 4 घंटे जो है बहुत तेज बारिश होगी या फिर बहुत तेज तूफान आएगा, घर से बाहर ना निकलें, सेफली रहें। क्लियर। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे ऐसे अचानक से क्रूशियल इवेंट्स होते हैं, क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं। तो अचानक से जब कोई इवेंट हो जाए और उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला हो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो इट इज ए क्रूशियल डायनेमिक कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर रैपिडली रिस्पॉन्डिंग टू सडन और अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल इवेंट्स, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हो गया, सडन एक्टिविटी कोई हो गई, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो इट इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और ऑकरिंग सडनली सिचुएशन व्हिच वुड इंपैक्ट ऑन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो मैनेजमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है उस पर अगर कोई सडन एक्टिविटी हो गई, सडन सिचुएशन आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया और उसका कुछ इंपैक्ट तो पड़ने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होता है उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल सिस्टम इज यूजफुल ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, प्लेन क्रैशेस, प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गया, हॉस्टाइल सिचुएशन आ गए, केमिकल स्पिल्स हो गए, तो इस सब केसों में इस स्ट्रेटजिक अलर्ट जो है वो काम आता है। क्लियर। तो स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल यानी कि अचानक से कुछ इवेंट हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसी को स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। तो ये 4 टाइप के जो है कंट्रोल होते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। प्रीमाइस कंट्रोल, जहां पर अजम्पशंस को चेक किया जाता है कि जिस भी अजम्पशंस के साथ स्ट्रेटजी बनाया गया था वो अभी भी रेलेवेंट है, इफेक्टिव है। स्ट्रेटजिक सर्विलांस कंट्रोल, जहां पर इन्वायरमेंट को लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनको स्कैन किया जाता रहता है, जिससे कि कोई भी चेंजेस होने वाले हैं तो उसका सिग्नल पहले से ही मिल जाए और उसके लिए जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है, जहां पर स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहां पर अलग अलग माइलस्टोन के बेसिस पे जस्ट चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई है और स्ट्रेटजी जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इंप्लीमेंट हुई थी वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। और वहीं पर स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल होता है, जहां पर कोई भी सडन चेंजेस हो रहा है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल इवेंट हो रहा है एनवायरमेंट में और उसका इंपैक्ट अगर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी पे पड़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का जो भी मैकेनिज्म होता है उसको स्ट्रेटजिक अलर्ट कंट्रोल कहते हैं। कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल का 2 तरीका होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपनी आइडिया नॉलेज के बेसिस पे, मार्केट नॉलेज के बेसिस पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद जो फीडबैक आता है उसके बेसिस पे वो स्ट्रेटजी कंट्रोल करते हैं। तो क्या हो गया, सिंगल लूप लर्निंग हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट कर दिया, फीडबैक आया, फीडबैक के हिसाब से स्ट्रेटजी कंट्रोल कर लिया और उसके बाद फिर से जो है अगर कोई चेंज करना होता है, करेक्टिव एक्शन लेना होता है, तो फिर से जो अपने हिसाब से वो फॉर्मुलेट कर देते हैं स्ट्रेटजी को। तो क्या है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, टॉप लेवल फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रोल इज बेस्ड ऑन ए फीडबैक लूप फ्रॉम परफॉर्मेंस मेजरमेंट टू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। लेकिन कंटेम्प्रेरी अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे हर स्टेप में क्या होता है कि आप जो है इवैल्यूएट करते हो, कंट्रोल कर रहे होते हो। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच होता है, यानी साथ ही साथ जो है आप कंट्रोल भी करते चले जाते हो। कंटेम्प्रेरी अप्रोच में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने से लेके स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने तक आप जो है वहाँ पे स्ट्रेटजी कंट्रोल कर रहे होते हो। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना है तो उस वक्त आप इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे होते हो, यानी कि डूइंग द राइट थिंग्स, आप सही काम कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, जब आप मार्केट से नॉलेज इकट्ठा कर लेते हो, हर चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, उसके हिसाब से आप जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो। और फिर इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर भी जो आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हो, बिहेवियरल कंट्रोल कहते हैं उसको। बिहेवियरल कंट्रोल यानी कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे प्रोसेस चल रहा है, कैसे उसको कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे उसको फॉलो किया जा रहा है। डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि सही तरीके से किया जा रहा है वो सारी चीज़ें। तो स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेट करने से लेके स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने तक वहां पे स्ट्रेटजी कंट्रोल चल रहा होता है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट लेवल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर देती है, इंप्लीमेंट कर देती है, इंप्लीमेंट करने के बाद जो फीडबैक आता है उसके बेसिस पे वो क्या करती है, स्ट्रेटजी को कंट्रोल करती है। कंटेम्प्रेरी में क्या हो गया कि यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से लेके स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन तक वहां पे कंट्रोल चल रहा होता है हर एक स्टेज में। तो साथ ही साथ जो होते हैं कंट्रोल चलता है, तो उसको कंटेम्प्रेरी अप्रोच कहते हैं। अब बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम कब कहलाएगा।
तो बट ऑब्वियस बात है कि एक्यूरेट होगा, इन्फॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस मस्ट बी एक्यूरेट, जो भी परफॉर्मेंस आ रही है उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक्यूरेट होना चाहिए, तो वो कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है। टाइमली यानी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन आ रही है वो होना चाहिए इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जिस पर्पज से उसको कंट्रोल किया जा रहा है वो इवैल्यूएट किया जा रहा है फिर कंट्रोल किया जाता है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि समझ में आना चाहिए कि क्या कंट्रोल हो रहा है, क्या परफॉर्म हो रहा है, क्या इवैल्यूएट हो रहा है। इकोनॉमिकली रियलिस्टिक यानी कि जो भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल प्रोसेस है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा खर्चेदार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रियलिस्टिक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ें परफॉर्म की जा सके, वो कंट्रोल किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्लो, और जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिस्टम है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसके साथ साथ वो कंट्रोल होना चाहिए, उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, नहीं कि उसकी वजह से सारे ऑर्गेनाइजेशन की कोई दूसरी एक्टिविटी रुक गई हो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम। और वहीं पे एक्सेप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल सिस्टम एक्सेप्ट भी होना चाहिए, नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया या फिर कोई और हो गया वो उसके अगेंस्ट है, कंट्रोल सिस्टम के अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं हो चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर उसको एक्सेप्ट करने चाहिए। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज जो बिजनेस रन कर रहा होता है उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं जिसकी वजह से उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है, यहाँ तक कि कंपनी बंद भी हो सकती है। जैसे कि कॉम्प्लायंस रिस्क, जो बेसिक है कॉम्प्लायंस रिस्क, यानी कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, उस लॉज के अकॉर्डिंग जो है उनको परफॉर्म करना होता है अपना बिजनेस एक्टिविटी। अगर वो उस लॉ को, उस रिक्वायरमेंट को वायलेट करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जा सकता है जिसकी वजह से उनको फाइन देना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि वो कंपनी बंद भी हो जाए। तो compliance risk, a violation of external law or requirement like company's inability to produce timely financial statement in accordance with the applicable accounting rules। तो जो ICI का आपने कंपनी एक्ट पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या है कि हर साल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनीज को जारी करना होता है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो अकाउंटिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पब्लिश नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के, उस एंटरप्राइज के ऊपर रिस्क रहेगा कि उसके अगेंस्ट जो है एक्शंस लिया जा सकता है। इसी तरीके से लीगल रिस्क होता है, द कंपनी में फेस लॉ सूट और पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट और रेगुलेटरी इश्यूज, यानी कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो और आपने उसको सही से कॉन्ट्रैक्ट को डील नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर कोई आपने रेगुलेटरी एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं। आप सपोज कि आपने किसी कस्टमर को जो है डील किया और उस कस्टमर को आपने जो है बिल सही से नहीं दिया है, फिर बिलिंग में कोई एरर आ गई तो उसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके ऊपर लीगल रिस्क आ सकता है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक रिस्क है जो कि लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी को थ्रेट पहुंचा सकती है, जैसे कि न्यू मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, यानी कि आप जिस भी मार्केट में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसी मार्केट में कोई नया पार्टिसिपेंट आ गया और वो लो कॉस्ट में जो है गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क यानी कि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि सपोज कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से कंपनी का वेयर हाउस है जहाँ पर इन्वेंट्री को स्टोर करके रखा जाता है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको कैसे डील करना है। इसी तरीके से सिक्योरिटी रिस्क है, यानी कि आपके पास जो भी डेटा है आपका या फिर आपके कस्टमर्स के जो डेटा हैं वो लीक होने का खतरा, जो ऑनलाइन आजकल देखते हो कि हैकिंग हो जाती है और आपका डेटा पूरा जो है लीक हो जाता है, तो इसको भी जो है ये भी एक तरीके का रिस्क है। इसी तरीके से फाइनेंशियल रिस्क है जहाँ पर आपके ऊपर ज़्यादा डेप्ट हो जा रहा है या फिर फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ जो कंपनी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो ये अलग अलग जो रिस्क हैं ERM इन्हीं रिस्क को जो है एड्रेस करता है, यानी कि जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है वो इन्हीं रिस्क को जो है मैनेज करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप इन रिस्क को मैनेज कर लेते हो तो आप अच्छे से अपना बिजनेस जो है परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन अगर इन रिस्क को जो आप मैनेज नहीं कर पाते हो, इन जो कॉम्प्लायंस है, जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं कर पाते हो, चाहे वो होने के बाद आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो चाहे पहले ही प्रिकॉशनरी तौर पर आप उसको रिजॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप रिजॉल्व कर लेते हो तो आप बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अगर रिजॉल्व नहीं कर पाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियली भुगतान करना पड़े, चाहे फिर आपको जो है अपनी, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लाइन या फिर हो सकता है कि आपको अपनी पूरी कंपनी बंद करनी पड़ जाती है। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक कंपनीज अप्रोच टू मैनेजिंग रिस्क, यानी कि किस तरीके से जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है वो रिस्क को मैनेज करती हैं। इट इज़ द प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क फॉर अ कंपनी टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ रिस्क इट्स बिजनेस फेसेस, तो यानी कि जो बिजनेस डिफरेंट टाइप के रिस्क को फेस करती है उसको किस तरीके से जो है आप मैनेज करते ही, एंटरप्राइज मैनेज करती है, क्या प्रैक्टिस
प्रैक्टिसेस क्या, पॉलिसीज क्या, फ्रेमवर्क बनाती है उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, वही चीज़ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। तो इट हेल्प प्रिवेंट लॉसेज और अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव आउटकम। तो अगर आप एंटरप्राइज जो है वो अच्छे से रिस्क को मैनेज कर रही है तो इससे जो अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव आउटकम होते हैं या फिर जो लॉसेज होते हैं उसको आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपने कोई एक्ट या फिर कोई रूल फॉलो नहीं किया और फिर उसकी वजह से आपको जो हो सकता है कि फ़ाइन देना पड़ेगा, तो ये जो फाइन जा रहा है ये क्या है, एक तरीके का लॉस हो गया आपको, तो वो आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो। इट हेल्प्स अ कंपनी सेट द प्लान्स इन प्लेस टू स्ट्रेटेजिकली अप्रोच रिस्क। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये अप्रोच अपनाते हो तो इससे जो है आप स्ट्रेटेजिकली जो रिस्क है उसको जो है आप रिजॉल्व कर सकते हो, उसको जो है मैनेज कर सकते हो। क्लियर। तो हम बात कर लें कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में कंपोनेंट क्या है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको जो है रिस्क को मैनेज करना है, एंटरप्राइज को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क को मैनेज करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से समझिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, द एटमॉस्फेयर एंड कॉर्पोरेट कल्चर विद इन द कंपनी सेट बाय इट्स अपर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय। तो जो आपका कॉर्पोरेट कल्चर है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको अच्छे से समझिए। क्लियर। उसके बाद फिर आप जो है इवेंट को आइडेंटिफाई करिए। इवेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास, यानी कि जो इंटरप्राइज है जिस भी मार्केट में, जिस भी कंट्री में रन कर रहा है, वहाँ पे क्या कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि जो रिस्क होता है ना, वो अलग अलग जो घटनाएं घट रही होती हैं आपके आसपास, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो आपकी कंट्री में हो, पॉलिटिकल हो, जो घटनाएं घटती हैं, जो नेचुरली डिजास्टर्स होते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है रिस्क आता है। तो इवेंट को आइडेंटिफाई करिए। पॉजिटिव इवेंट्स में हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कंपनी, यानी कि अगर जो इवेंट हो रहे हैं वो पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करते हैं तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आपके कंपनी के ऊपर पड़ेगा। वहीं पे अगर निगेटिव इवेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो डेट्रीमेंटल आउटकम्स देंगे कंपनी को, यानी कि कंपनी का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, यानी कि सबसे पहले आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया, देन आपने इवेंट जो आसपास घट रही हैं उसको अपने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद अब आप जो इवेंट्स घट रही हैं आपके आसपास उसमें रिस्क असेसमेंट को आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि जो भी घटनाएं घट रही हैं आपके पास उससे आपको क्या रिस्क हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हिंडनबर्ग ने जो है एक रिपोर्ट निकाली, उसके बाद जो है अडानी के शेयर्स नीचे गिर गए। अडानी के शेयर्स क्या हो गए, नीचे गिर गए, उनकी वैल्यू कम हो गई। अब जो है इसकी वजह से क्या आपके ऊपर रिस्क आ सकता है, आपको क्या चीज़ें खतरा हो सकती है, इन चीज़ों से मार्केट में जो फेरबदल हो रहा है उसको आपको असेस करना है। तो रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द लाइक्लीहुड एंड फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ रिस्क, यानी कि वो जो रिस्क आया है, जो इवेंट हुआ है, उसकी वजह से क्या चीज़ें जो है उसका क्या इम्पैक्ट आपकी कंपनी में पड़ सकता है, चाहे वो वर्किंग में हो, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे हो, उसको आपको एक्सेस करना है। देन आपको जो है उसको इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि आपको जो उस चीज़ों को अलग अलग जो आपके अपर मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको इन्फॉर्म करना है, उसको कम्युनिकेट भी करना है उस रिस्क असेसमेंट को, कि यानी कि इन चीज़ों से ये खतरा हो सकता है हमें, और आपको जो है उसके लिए अब तैयार हो जाना है। तो अब जब आपने रिस्क असेस कर लिया तो अब आपको रिस्क को रिस्पॉन्स करना होगा, यानी कि उस रिस्क को हैंडल करना है। तो अब आप जो है या तो अवॉइड कर सकते हो रिस्क को, या तो रिड्यूस कर सकते हो, या तो शेयर कर सकते हो, या फिर आप रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? देखिए, रिस्क को अवॉइड करने का मतलब ये है कि जिस चीज़ पे भी आपको खतरा है उस चीज़ को आप हटा दीजिए। सपोज कि आप कोई प्रोडक्ट एक्स है, उस प्रोडक्ट एक्स को आप बना रहे हैं और आगे चल के उस प्रोडक्ट एक्स की डिमांड खत्म होने वाली है, उस प्रोडक्ट एक्स की डिमांड खत्म होने वाली है, तो आप पहले से उसको जो है बंद कर दो। आप उस पर क्यों इन्वेस्टमेंट करो, उस जो प्रोडक्ट को आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के उसकी डिमांड नहीं होगी। तो अवॉइड कर दिया आपने, रिस्क को अवॉइड कर दिया, आपने वो काम ही नहीं किया। जब वो काम ही नहीं करोगे तो रिस्क होगा ही नहीं। क्लियर। तो एन एग्जांपल ऑफ रिस्क अवॉइडेंस इज अ कंपनी शटिंग डाउन अ प्रोडक्ट लाइन एंड डिसकंटिन्यूइंग सेलिंग अ स्पेसिफिक गुड। तो आप क्या कहते हो, या तो बंद कर दो उस काम को या फिर जो है शट डाउन कर दो। क्लियर। दूसरा है रिड्यूस करना। रिस्क को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो या कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग करते हो जिससे कि जहां पे आपको 1 लाख का नुकसान होने वाला था, अब वहां पे आपको सिर्फ 50,000 या फिर 20,000 का ही नुकसान हो रहा है। तो आपने क्या किया, रिस्क को रिड्यूस किया। आपको पता चला कि मार्केट में कोई नया जो है कंपटीटर आ गया है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है इंप्रूव कर दी। तो रिस्क रिडक्शन कर रहे हैं।
वहीं पे अगला है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग कहने का मतलब यहाँ पर आप क्या है कि अपने रिस्क को आप शेयर कर देते हो। आपको पता है कि आगे चलकर मार्केट में ये लॉस हो सकता है या फिर ये टेक्नोलॉजी खराब हो सकती है, तो आप पहले से उसको ही इंश्योरेंस ले लेते हो। तो इंश्योरेंस ले लिया यानी कि आपने रिस्क को क्या किया, शेयर कर लिया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और वहीं पे नेक्स्ट है रिस्क एक्सेप्टेंस। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर आप जो है आप अपना काम एज इट इज़ कर रहे होते हो। आप ये देखते हो कि जब रिस्क होगा, जब वो घटना घटेगी तो देखा जाएगा, तब हम उसको हैंडल करेंगे। तो रिस्क को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। क्लियर? तो या तो आप अवॉइड कर दो, या तो रिड्यूस कर लो, या तो शेयर कर लो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, या फिर जो है आप उसको एक्सेप्ट करो और जो भी नुकसान होगा उसको आप जो है बियर करेंगे। वहीं पे नेक्स्ट है मॉनिटरिंग, यानी कि आपने जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी किया, उसके बाद फिर आपने जो है वहाँ पर इवेंट को आइडेंटिफाई किया, रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क को जो है रिस्पॉन्स किया, यानी कि रिस्क को रिड्यूस करने की, अवॉइड करने की, या फिर शेयर करने की, या फिर एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया। उसके बाद फिर आप मॉनिटर भी करोगे, यानी कि ये नहीं कि एक बार आपने जो है रिस्क असेसमेंट कर लिया, उसको अवॉइड कर लिया, उसके बाद फिर आप जो है छोड़ दोगे, नहीं। आप जो है कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटरिंग भी करते हो। तो मॉनिटरिंग करने के लिए आप क्या करोगे, कोई एक इंटरनल कमेटी या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर लोगे, जो कि रिव्यू करेगा आपकी पॉलिसीज़ को, आपके प्रैक्टिसेस को, और ये भी चेक करेगा कि जो आपने एक्चुअली परफॉर्म किया है वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जैसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट सजेस्ट करता था वैसे ही आपने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। वहाँ पर आपसे फीडबैक लिया जाएगा, डिफरेंट एम्प्लॉय से फीडबैक लिया जाएगा, कंपनी का डेटा को एनालाइज किया जाएगा और मैनेजमेंट को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। जो भी अनप्रोटेक्टेड रिस्क है या फिर जो भी रिस्क असेसमेंट होगा उसका इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से जो है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। तो आपने क्या किया, पहले आपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने स्टडी किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो, इवेंट को मॉनिटर करते हो, उसके बाद फिर उससे जो भी पॉजिटिव इवेंट है उसको देखते हो, नेगेटिव इवेंट है उसको देखते हो, रिस्क को एसेस करते हो, रिस्क को रिस्पॉन्स करते हो और फिर कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हो। तो ये जो है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का कंपोनेंट हो गया, फिर आप कह लीजिए कि एक तरीके का प्रोसेस हो गया। बेनिफिट की बात कर लें कि ईआरएम की बेनिफिट्स क्या है, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट हैं। तो अगर कोई भी इंटरप्राइज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिस्क मैनेजमेंट करती है तो सबसे पहली चीज़ की ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द रिस्क होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, एंड एबिलिटी होगी कि आप उस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकें। भाई आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप पहले से असेस कर लोगे कि हाँ इन चीज़ों से खतरा है आपको, और उसके लिए पहले से आप जो है प्रिपेयर कर लोगे कि आपको अवॉइड करना है, शेयर करना है, एक्सेप्ट करना है या फिर रिड्यूस करना है। क्लियर? नेक्स्ट है इनहेंस्ड कॉन्फिडेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब जो है आप जब रिस्क को मैनेज कर रहे हो सही तरीके से तो आप जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं अच्छे से आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो भी रिस्क थे उनको रिड्यूस कर लिया, फिर उनको अवॉइड कर दिया है। तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इंप्रूव्ड कॉम्प्लायंस विथ लीगल रेगुलरिटी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो रिस्क को मैनेज करोगे तो जो आपकी कॉम्प्लायंस है कि लीगल रूल हो गए, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो गए, उन सभी को जो है आप सही से फॉलो करोगे, सही से उसको जो है एप्लीकेबल करोगे। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, तो जब ओवरऑल सारी चीज़ें सही रहेंगी, आपको पता है कि रिस्क क्या है, आपने उनको रिड्यूस कर लिया, उसको अवॉइड कर लिया, आप जो है कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो गया, आप लीगल रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को भी सही तरीके से फुलफिल कर रहे हो। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, एंटरप्राइज की, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस काम करने का वो इंप्रूव होगा ऑपरेशंस में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो ये जो है बेनिफिट है ईआरएम के। बैलेंस स्कोर कार्ड, आप जो है एमबीए कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं तो आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सेमेस्टर में, सभी सेमेस्टर में ऑन एन एवरेज 6 to 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो अगर आप सपोज़ करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बाई चांस जो है फेल हो जाते हैं, आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो क्या आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव होगा? नहीं होगा। चलिए फेल भी नहीं होते हैं तो किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि सपोज़ करिए ओवरऑल आपके जो है 90 सभी में आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपका कहीं 60 आ गया, तो क्या ओवरऑल परसेंटेज आपका बढ़ेगा या घटेगा? बट ऑब्वियस बात है घट जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट, यानी कि बाकी सब में 90 लेके आए थे, किसी एक सब्जेक्ट में आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया? घट जाता है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। जैसे कि लर्निंग और ग्रोथ, यानी कि वहाँ के एचआर कैसे हैं, वहाँ का फाइनेंस कैसा है, वहाँ का ऑपरेशन कैसा है, वहाँ के कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, वो
जो है आपके साथ रिटेन है कि नहीं है, तो इन सब पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पहलू कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, तो उस केस में जो ओवरऑल स्कोर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो गिर जाता है, तो जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। तो यही बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है कि बैलेंस स्कोर कार्ड ये कहता है कि आपको सभी पहलुओं पे ध्यान देना होगा और सभी पहलुओं को मेजर करना होगा। जितने भी पिलर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सभी को मेजर करके उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके जो है करेक्टिव एक्शन लेना हो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको जो है स्ट्रेटजी बना के उसको परफॉर्म करना होगा, उसको इंप्रूव करना होगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक है। तो ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड इंप्रूव देयर इंटरनल ऑपरेशंस टू हेल्प देयर एक्सटर्नल आउटकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है ये कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, किसको? इंटरनल ऑपरेशंस को, जैसे कि उनका जो एक्सटर्नल आउटकम है वो इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेजर करता है पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को और फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कैसे आप जो है बेटर डिसीजन के थ्रू फ्यूचर में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस डेटा एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और अच्छे से इंप्रूव हो जाए अगर इंप्रूव्ड है तो ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड का अप्रोच है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर रॉबर्ट कैप्लन और थ्योरिस्ट डॉक्टर डेविड नॉर्टन, इन्होंने पहली बार जो इसको इंट्रोड्यूस किया था बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच को। और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने जो इसको पहली बार पब्लिश किया था 1992 में आर्टिकल में, द बैलेंस स्कोर कार्ड मेजर दैट ड्राइव परफॉर्मेंस। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड यही है कि आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बैलेंस को शो करता है, स्कोर कार्ड को शो करता है और ये शो करता है कि बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है यानी कि सभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है बेटर डिसीजन मेकिंग करना है, जिससे कि फ्यूचर में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल इज मेन टू मेजर 4 सेपरेट एरियाज दैट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। तो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में 4 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं मार्केट में, उन्हीं को मेजर किया जाता है। पहला है लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसको आप इनोवेशन के नाम से भी आजकल पढ़ते होंगे कहीं पे। बिजनेस प्रोसेस यानी कि इंटरनल प्रोसेस, कस्टमर और फाइनेंस, ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में देते हैं और इन्हीं को मेजर करके इनके स्कोर को देखा जाता है, यानी कि ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटर डिसीजन लिया जाता है जिससे कि ये परफॉर्मेंस इन चारों की सही हो, जिससे कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो? बैलेंस्ड रहे। तो लर्निंग में क्या आता है? लर्निंग एंड ग्रोथ आर एनालाइज थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज रिसोर्सेज, यानी कि आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की क्या फैसिलिटी है, नॉलेज की क्या फैसिलिटी है, वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है, एम्प्लॉय है या नहीं है, हैंडल्स हाउ वेल इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड एंड हाउ इफेक्टिवली एम्प्लॉयज यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन द इंडस्ट्री। यानी कि कैसे इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो, कैसे आप लर्निंग कर रहे हो, कैसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो रही है और कैसे उस चीज़ का यूज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए इंडस्ट्री में हो रहा है एम्प्लॉय द्वारा। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके लिए बेटर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इंटरनल प्रोसेस आर इवैल्यूएटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग हाउ वेल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कैसे जो है कितना इफेक्टिवली प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करके जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। परफॉर्मेंस अच्छी है तो इट्स ओके, आप उसको कंटिन्यू करके सकते हैं, या फिर अगर परफॉर्मेंस पुअर आती है तो आप उसको डिसीजन मेकिंग करके सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर उसको डेवलप करें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एनालाइज टू ट्रैक एनी गैप, डिलेज, बॉटलनेक, शॉर्टेज और वेस्ट, यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट हम क्या चेक करते हैं कि कहीं कोई डिले तो नहीं, यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आता है, डिमांड आता है तो क्या सही टाइम पे हम प्रोडक्शन करके जो है उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या कहीं कोई गैप तो नहीं है कि रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है टाइम पे, या कोई डिले नहीं है, फिर कोई बॉटलनेक नहीं, यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम में कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज या वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। तो इन सबको चीज़ों को मेजर किया जाता है बिजनेस प्रोसेस यानी इंटरनल प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पे आपकी इफिशियंसी और आपकी क्वालिटी ये दोनों ही चीज़ें चेक की जाती हैं और अगर दोनों परफॉर्म करें तो इट्स ओके, अगर परफॉर्म नहीं करें तो आपको स्ट्रेटजी बना के उनको डेवलप करना होगा। वहीं पे नेक्स्ट जो थर्ड है कस्टमर पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखा जाता है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव आर कलेक्टेड टू गॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद द क्वालिटी, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे देखा जाता है कि कस्टमर की जो आपके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको मिल रहा है, सही प्राइसिंग हो रही है, उनको प्रोडक्ट
अवेलेबल है कि नहीं है, सर्विस टाइम पे मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है, इन सारी चीज़ों से मेजर किया जाता है। कस्टमर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट देयर सेटिस्फैक्शन विद करंट प्रोडक्ट, तो कस्टमर से फीडबैक भी आपके लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं वो आपसे कॉल बैक करके पूछते भी हैं कि क्या आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये क्या है, ये स्कोर कार्ड है, यानी कि वो वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। आप देखिए डिलीवर कोई करने आता है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट, आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, वो डिलीवरी करता है, तो उसके बाद आपसे बोलता है कि आप फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, रेटिंग कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, ये फीडबैक पहुंच रहा है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पे कस्टमर की वैल्यू, आपको कस्टमर की वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, और कस्टमर रिटेन है या नहीं, रिटेंशन है कि रोक के रखना, कस्टमर आपके साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। और लास्ट में जो होता है वो फाइनेंशियल डेटा भी मेजर किया जाता है, चौथा पिलर। तो सच एज सेल्स, एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा में हम सेल्स कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं, इनकम हमारा कैसा है, इस चीज़ को समझा जाता है। क्या परफॉर्मेंस अच्छे से हो रही है, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस रन कर रही है तो बट ऑब्वियस बात है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है, तो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इनकम हमारे पास कम आ रही है फिर ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सारी परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। यहाँ पे जो आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे बैलेंस शीट देखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो दीज फाइनेंशियल मैट्रिक्स में इंक्लूड फाइनेंशियल रेशियोज, आप कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे रेशियो, करंट रेशियो, या फिर आप जो है एसिड रेशियो चेक करते हैं, बजट वेरिएंस हो गया या फिर इनकम टारगेट्स हो गया, तो ये सभी सही से कंप्लीट हो रहे हैं, सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी कि यहाँ पे आप जो है 4 जो पिलर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मेज़र करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हो, और अगर उनकी परफॉर्मेंस सही है, चारों की परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे से, तो आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है, बैलेंस्ड है। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है, और उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बना के उस एरिया को इम्प्रूव करना होगा, बेटर करना होगा, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ को कहीं पे आपको इनोवेशन भी मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, 4 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि कोई भी पर्सन परफॉर्म करता है। एक कॉस्ट की, कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रहा है और कैसे उसको मिनिमाइज करना है। रेवेन्यू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना है बाय सेलिंग दी मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू को मैनेज करके प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, और उस प्रॉफिट से हमें इन्वेस्टमेंट्स और कहाँ कहाँ पे करने हैं, या फिर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ पे हमें कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को मैनेज करना। तो ये 4 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कहीं पे कोई एक पर्सन ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा होता है, तो कहीं पे क्या किया जाता है, इसको डेलीगेट कर दिया जाता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है। तो वहीं पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट आता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद ही देख रहा होता है, यानी कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से प्रॉफिट कमाना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, वो सभी का सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। ये नॉर्मली आपको छोटे मोटे दुकानों में मिल जाएगा, वहाँ पे अभी भी सेंट्रलाइज है। कि क्या होता है कि जो शॉप ऑनर होते हैं वो खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं कि मुझे और शॉप को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, प्रॉफिट कितना करना है, कैसे मैनेज करना है, रेवेन्यू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद ही करते हैं। यानी कि खुद ही जो है, आप कॉस्ट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप जो है अकाउंटिंग का काम करना है तो आप या तो अकाउंटेंट हायर कर लीजिए, या तो खुद ही अकाउंटेंट का काम कर लीजिए, तो खुद ही कर लेंगे तो ये सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन अकाउंटेंट को हायर कर लिया तो थोड़ा सा आपने क्या किया, अकाउंटिंग वाले काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे को दे देते हो। डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे पर्सन को असाइन कर देते हो, किसी डिपार्टमेंट को, किसी मैनेजर को असाइन कर देते हो। तो जैसे क्या होता है, अब सपोज कर कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सभी जो पूरे टास्क को अकेले कोई पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, कंपनीज दूसरे दूसरे कंट्रीज में, मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला रही हैं, तो अकेले एक जगह बैठ के आप सभी जगहों का मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि आप जो है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसेंट्रलाइज करिए, आगे दूसरे को दीजिए। तो आप जो है इन चारों एक्टिविटीज को परफॉर्म कर दो। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा परफॉर्म किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ करना है, ये टॉप लेवल के मैनेजर ही डिसाइड करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट, जैसे कि आप टाटा का एग्जांपल है, टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल है, टीसीएस है, टाटा एयरलाइन है, तो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं। तो जो रतन टाटा जी हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जो है टाटा ग्रुप्स को इन्वेस्टमेंट करना है। अब हर इन्वेस्टमेंट के बाद, अब जैसे टाटा मोटर्स में कर दिया या
टाटा केमिकल में कर दिया, तो सभी को तो वो मैनेज खुद नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए मैनेजर्स जो है वो सीईओ जो है अपॉइंट कर देते हैं। अब वो सीईओ का काम होता है कि उस बिजनेस यूनिट से वो प्रॉफिट जनरेट करे। ठीक, अब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए रेवेन्यू कॉस्ट को मैनेज करना जरूरी होता है। तो अब जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट बैठा है या फिर सीईओ बैठा है, वो रेवेन्यू कॉस्ट को दोनों को खुद अकेले मैनेज नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या करता है, वो भी फर्दर जो है नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डेलीगेट कर देता है। किसको, रेवेन्यू के लिए मार्केटिंग मैनेजर को बोल दिया, कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया, कॉस्ट के लिए एचआर को बोल दिया, कॉस्ट के लिए एडमिन डिपार्टमेंट को बोल दिया। देखिए कॉस्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है, कंपनी को कॉस्ट कहाँ से आता है, प्रोडक्शन से, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, मशीनरी परचेज करना है, तो वहाँ से कंपनी को कॉस्ट आती है। एचआर से एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे कॉस्ट आता है। ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट से, अकाउंट डिपार्टमेंट से, यहाँ से कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, वो किसका काम हो गया, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का, एचआर मैनेजर का, या फिर अकाउंट मैनेजर का, इन सब का जो है, फाइनेंस मैनेजर का, इन सब का जो है काम हो गया कि आप जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करिए। वहीं पर रेवेन्यू का किसका काम हो गया, मार्केटिंग मैनेजर का, कि मार्केटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। और फिर इन दोनों को मैनेज करके प्रॉफिट जनरेट करने का काम किसका हो गया, वाइस प्रेसिडेंट सीईओ का। और फिर जो पैसा आता है उसको डिसाइड करना कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और कहीं से इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका काम किसका हो गया, प्रेसिडेंट का। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे क्या होता है, कामों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यही होते हैं। कौन से होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर रिफर्स टू ए पर्टिकुलर सेगमेंट और यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर विच द पर्टिकुलर मैनेजर और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर इट्स बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो जैसे टाटा में क्या हुआ कि रतन टाटा जी ने टाटा मोटर्स खोल दिया, टाटा केमिकल खोल दिया। अब टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल को दोनों को मैनेजर अपॉइंट कर दिया। वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कहाँ से प्रॉफिट, कैसे रेवेन्यू, कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है। रतन टाटा जी का काम क्या था, इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट को कर दिया, अगर प्रॉफिट आप जनरेट करके नहीं दोगे तो रतन टाटा जी उसको बंद भी कर सकते, उस यूनिट को बंद कर देते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यही होता है कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद न लेके उसको डेलीगेट करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को या फिर पर्टिकुलर मैनेजर को या एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल बना दीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं जो कि आपने अभी पढ़ा। सबसे पहले आपने देखा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यानी कि जहाँ से कंपनी को कॉस्ट आ रहा है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट कंपनी को आती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कॉस्ट कंपनी को आती है। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कॉस्ट को मैनेज किया जाए, यानी जो भी उनको बजट दिया गया है और टारगेट दिया गया है उसको कम से कम कॉस्ट में अचीव करें। तो दैट इज कॉस्ट सेंटर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के से दूसरा आता है रेवेन्यू सेंटर। अब रेवेन्यू सेंटर मतलब कि कहाँ से रेवेन्यू आए, कैसे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए। दिस सेगमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग सेल्स रेवेन्यू। द परफॉर्मेंस वुड बी इवेल्युएटेड बाय कंपेयर द एक्चुअल रेवेन्यू अटेंड विद दैट द बजटेड रेवेन्यू। यानी कि अब रेवेन्यू सेंटर जो रेवेन्यू मैनेजर है वो यहाँ पे देख सकता है कि हमने बजट किया था कि एक महीने में हम 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, लेकिन हम 50 या 60 यूनिट्स ही सेल कर पाए, तो 50 या 60,000 यूनिट ही सेल कर पाए, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लॉस में जा रहा है। तो उसको मैनेज करना है कि सेल्स टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। इस तरीके से प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए, और वो दोनों के लिए डिसीजन ले सकता है। प्रॉफिट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। हियर द मैनेजर वुड हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक डिसीजन दैट वुड अफेक्ट बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। जो प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर होता है वो रेवेन्यू के ऊपर भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है और कॉस्ट को लेकर भी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर पे प्रॉफिट पे तो इनका ध्यान रहता ही रहता है कि प्रॉफिट से रिलेटेड ये चीज़ों को देखते हैं, साथ ही साथ ये इस रिलेटेड से भी डिस्कस करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी होती है कि फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि कंपनी को और प्रॉफिट आए, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको भी मॉनिटर करना इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होता है। यानी रतन टाटा जी का काम है कि वो ये देखें कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया तो क्या वो प्रॉफिटेबली काम कर रहा है, टाटा टीसीएस में काम किया तो क्या वो प्रॉफिटेबली कर रहा है, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या बिजनेस लाइन में हमने इन्वेस्ट किया तो क्या वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि बहुत सारी आप देखते होंगे कि कई सारे बिजनेस यूनिट्स बंद कर दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि वहाँ से उनको प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, उस कंपनी को बंद कर देते हैं और दूसरा ब्रांच ओपन करके दूसरे बिजनेस लाइन में काम कर रहे होते हैं। तो दैट इज
रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी कि आप जो है जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको डेलीगेट कर देते हो मैनेजर्स को, डिपार्टमेंट को। कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, रेवेन्यू सेंटर सेल्स मैनेजर देखेगा, प्रॉफिट सेंटर सीईओ देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट सेंटर जो टॉप मैनेजर के लेवल के बैठे हैं टॉप मैनेजमेंट पे वो देखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से फ़ायदा ये होता है कि इससे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, पहला फ़ायदा। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, यानी सारे डिसीजन मुझे नहीं लेने हैं, सारे डिसीजन अपने अपने लेवल पे लोग ले सकते हैं, और यहाँ से परफॉर्मेंस भी जो है वो इम्प्रूव होती है ओवरऑल डिपार्टमेंट की और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी। तो होप आपको समझ में आएगा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आप सभी के पेरेंट्स जो है आपको किसी न किसी से कंपेयर करते होंगे, और उसके बाद फिर आपको जज करते होंगे कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो 90% लेके आ रहा और आप जो है गलती से आपके 80% 60% आ गए, तो आपको सुनाया जाता है कि आपको कहा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसेस को, अपने सर्विसेज को कंपेयर करती है दूसरे कंपनीज़ के कंपटीटर से, इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मर से, और उसके बाद जो है उस डेटा को निकाल कर वो जो है अपने आप को इंप्रूव करती है। तो आपके पेरेंट्स भी जब आपको कंपेयर करते हैं तो वहां पे इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कमी बता रहे, बल्कि वो आपको बता रहे कि आप कहां पे पीछे हो और आपको क्या मेहनत करनी है, कैसे आप उस लेवल पर जा सकते हो। तो दैट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्क क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसके बेसिस पे आपको कंपेयर किया जाता है। यूज टू कंपेयर बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और जस्ट। यानी कि अब सपोज करें कि अब जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तो कैसे पता चलता है फर्स्ट डिवीजन लाएंगे? तो एक बेंचमार्क बना दिया गया 60%, यानी कि जो भी स्टूडेंट 60% लेके आएगा वो या उससे ज़्यादा लाएगा तो वो फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। तो दैट इज़ बेंचमार्क। उसी तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको जो है बेंचमार्क मान लिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी अपने आप को इंप्रूव करती है। तो ये क्या है? अपने आप को इंप्रूव करने का, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का टेक्निक है। क्लियर? तो दैट इज़ बेंचमार्क। तो बेंचमार्किंग क्या हो जाएगा? बेंचमार्किंग का मतलब सेटिंग गोल्स एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, यानी कि जो इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को मेजर करते हो, और अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग होगे, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि सपोज करें कि टेलीविज़न कोई कंपनी है तो वहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर है वो 48 आवर्स में आपकी 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 जो है कंपनी में अटेंड करता है कॉल को। वहीं पे इंडस्ट्री नॉर्म क्या है कि 24 आवर में अटेंड कर लेना चाहिए। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, आप बेस्ट परफॉर्मर में नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, स्ट्रेटजी डेवलप करके उसको इंप्रूव करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है मेजर करती है प्रोडक्ट सर्विस प्रैक्टिसेस विथ दोज ऑफ कंपिटिटर और अदर एक्नॉलेज्ड लीडर। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करती हैं किससे? कंपिटिटर वाले से, या फिर जो भी बेस्ट होगा उनके हिसाब से उससे कंपेयर करके जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी बनाकर इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटजी को कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी जो भी बनाए हो, यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रेटजी कंट्रोल टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हो, क्या उससे आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि जो भी आपने बेंचमार्क सेट किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो आपको फिर से स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत होती है। तो दैट इज बेंच मार्किंग। तो ये क्या हो गया? आप अपने एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है आप सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हो और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो। तो इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक बार कंपेयर करके नहीं छोड़ते हो, आप जो है रेगुलरली जो है कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को जो भी बेस्ट कर रहा होता है उससे। तो और उसके बेसिस पे आप जो है अपने गैप को आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे गैप आ रहा है, कितने मार्क्स से आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, और उसके बाद जो है आप कोई नया मेथड जो है फाइंड आउट करते हो जिससे कि आप गैप को रिड्यूस कर सको और अपने सिचुएशन को इंप्रूव कर सको। दैट इज बेंचमार्किंग। इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई द गैप एंड फाइंड आउट द नॉवेल मेथड। नॉवेल मतलब न्यू मेथड टू रिड्यूस द गैप एंड इंप्रूव द सिचुएशन। तो यही क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया कि व्हाट टू बेंचमार्क। पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको बेंचमार्क करना क्या है, क्या कंपेयर करना है। उसके बाद करंट परफॉर्मेंस को समझिए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसको समझिए। उसके बाद फिर आप प्लान करिए कि कैसे आपको जो है ये सब मेजर करना है। दूसरे को पढ़िए, स्टडी अदर्स की, वो कब पढ़ता है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, सामने वाले के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको चेक करिए कि वो कब कितने बजे पढ़ता है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, किस उसकी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ने की, आप उसको समझिए। उसके बाद फिर उससे जो डेटा आया उससे सीखिए और उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। यूज़ दी फाइंडिंग्स, यानी जो भी फाइंडिंग्स आई दूसरे को पढ़ के उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए और देखिए कि क्या आप में इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बेंच मार्किंग। अब बेंच मार्किंग जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं कि प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो, प्रोसेस बेंचमार्किंग जहाँ पे प्रोसेस को कंपेयर करते हो, ग्लोबल बेंचमार्किंग यहाँ पे ग्लोबल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो, कोलैबोरेटिव बेंचमार्क यानी कि आप अपने रिटेलर होलसेलर को कंपेयर कर रहे हो दूसरे के परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को चाहे वो बजट के बेसिस, चाहे रेवेन्यू के, चाहे
जो है सेल्स के बेसिस पे हो, दूसरे के सेल्स उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है दूसरे के एम्प्लॉय से कंपेयर कर रहे हो। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग हो गई, ग्लोबल बेंचमार्किंग हो गई, तो कोई भी बेंचमार्किंग हो सकती है। लेकिन जो ब्रॉडली अगर हम बेंचमार्किंग को डिवाइड करें तो 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में या डिफरेंट डिफरेंट जो है एम्प्लॉय में जो है कंपैरिजन करता है, तो उसी को कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। कंपैरिजन इज विद इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वन डिपार्टमेंट विथ अदर डिपार्टमेंट, या फिर वन ब्रांच विथ अदर ब्रांच। एक ब्रांच जैसे लखनऊ ब्रांच है और कानपुर ब्रांच है, तो लखनऊ कानपुर ब्रांच की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप जो है कानपुर के ही एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के आसपास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में कंपेरिजन कर रहे हो, तो दैट इज इंटरनल बेंच मार्किंग। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग। कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग में क्या होता है कि आप जो है कंपेरिजन किससे कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर से, यानी कि जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है उससे आप कंपेयर करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाकर डेवलप करते हो। अगर वो आपसे ज़्यादा है तो फिर आप जो है उसको स्टडी करके उससे जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसको आप अप्लाई करते हो, जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सको, गैप को रिड्यूस कर सको। और वहीं पे जो नेक्स्ट बेंच मार्किंग है दैट इज इंडस्ट्री बेंच मार्किंग। इंडस्ट्री बेंच मार्किंग मीन्स आप अपने पूरे कंपैरिजन करते हो अपने लीडर्स, यानी कि आप जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो उसमें जो लीडर होगा उसको कंपेयर करते हो। अब जैसे सपोज करें कि आईटी इंडस्ट्री है, तो आईटी में विप्रो है टॉप पे सपोज करिए, तो विप्रो को जो है आप अपने आप को किस पे कंपेयर करोगे, विप्रो से कंपेयर करोगे, और उसके बाद जो भी गैप होगा उसको रिड्यूस करोगे और विप्रो से सीखोगे कि विप्रो कैसे काम कर रही है, उससे सीख के अपने गैप को, अपनी परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव करते हो। कॉम्पिटिटर में कॉम्पिटिटर आपका कॉम्पिटिटर, यानी कि आप आईटी की प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत सारे डेल है, एचपी है, तो डेल और एचपी दोनों आपस में जब आपस में कंपैरिजन करेंगे एक दूसरे की परफॉर्मेंस को, तो दैट इज कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कंपैरिजन करते हो। बेंचमार्किंग क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लिया और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जो है आप अपने स्ट्रेटजी डेवलप करके उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अचीव करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपकी सिचुएशन, आपका गैप कम हो, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी का कॉन्सेप्ट जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स मिस्टर कैपलन एंड कूपर के थ्रू दिया गया था। ये 2 प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था। तो ये कॉन्सेप्ट कॉइन करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि कंपनीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि प्रोडक्शन कंप्लीट होता है और यूनिट्स प्रोड्यूस होके आती हैं। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़रूरी हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बिना मतलब कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रही हैं। एबीसी कॉस्टिंग के मेथड से हम इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ज़रूरी हैं और जो ज़रूरी नहीं है, जिससे कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकें। तो ये जो है एबीसी एक तरीके से बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन का टेक्निक है, जिनके बेसिस पे हम कंट्रोल लगा पाते हैं कि हाँ अब कॉस्ट को इस बेसिस पे हम कम कर सकते हैं। ये टेक्निक कौन लोग अडॉप्ट करते हैं? ऐसी कंपनीज जो नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बना रही होती हैं, मतलब अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बना रही होती हैं। तो वहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता चल पाता है कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो ज़रूरी है, जो रियल में आपको प्रॉफिट दे रही है, और ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो बिना मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रही है। तो हम समझते हैं कि अब एबीसी है कैसे। तो ये क्या है? इट इज़ अ कॉस्टिंग मेथड that identifies activities in an organization and assigns the cost of each activity to all products and services according to the actual consumption by each। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ज़रूरी होती हैं। एक्चुअली जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज कंप्लीट हो रही होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कॉस्ट को देखते हैं और असाइन करते हैं। दैट इज़ एबीसी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एबीसी जिस प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है वो क्या है? वो कहता है कि एक्टिविटीज़ कंज्यूम्स करती है रिसोर्सेज को। हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो उन एक्टिविटीज़ को कंज्यूम करता है। जैसे कि मान लीजिए रिसोर्सेज में जैसे इनपुट्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये रिसोर्सेज हो गए। हम इन रिसोर्सेज के थ्रू ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं उससे क्या तैयार होता है? प्रोडक्ट तैयार होता है। तो प्रोडक्ट उन एक्टिविटी को कंज्यूम कर रहती है और एक्टिविटी किसे कंज्यूम करती है? रिसोर्सेज को। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि हम इन एक्टिविटीज़ पर फोकस करें। इसी प्रिंसिपल, इसी नोशन पे बेसिकली आपका एबीसी कॉस्टिंग मेथड काम करता है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, एबीसी मेनली क्या करता है, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको ट्रेस करता है, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया, ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं प्रोडक्ट को। मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में आपको दिख रहा है कि ये कवर है, ये स्क्रीन है, ये कीपैड है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बिना आपका उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, ये सब चीज़ें क्या है, ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो मोबाइल नहीं बन पाएगा। आपको जो चीज़ें दिखती हैं, डायरेक्टली दिखती हैं कि जिनके बिना प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट चीज़ें कही जाती हैं। तो एबीसी क्या करता है, डायरेक्ट कॉस्ट को पहले ट्रेस करता है कि जिनके बिना ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या करता है, वो एक कॉस्ट पूल क्रिएट करता है। अब कॉस्ट पूल क्रिएट करने का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्ट पूल क्रिएट करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमें परचेज़ करना है, ठीक है। तो अब परचेज़ करना है, कोई मटेरियल में परचेज़ करना है, तो परचेज़ करने में बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि आपको ऑर्डर करने की कॉस्ट, उसको रिसीव करने की कॉस्ट, जो आया उसको कोई इंस्पेक्ट करेगा उसको चार्जेस देंगे, इंस्पेक्शन कॉस्ट, उसको स्टोर करने की कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट को हम इंक्लूड कर देते हैं किसमें, परचेज कॉस्ट में। तो परचेज कॉस्ट अल्टीमेटली परचेज एक्टिविटी क्या हो गई, कॉस्ट पूल हो गया। पूल, पूरे खर्चों का एक पूल तैयार किया। अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको हम इसी पूल में रख देंगे। तो अगर परचेज एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं तो परचेज एक्टिविटी का एक कॉस्ट पूल हो गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हुए, परचेज की वजह से जितने भी कॉस्ट आए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट आए उसको हम किस में रख देंगे, इसी पूल में रख देंगे। तो एबीसी क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस करता है, देन इनका एक पूल क्रिएट करता है। अब हर एक पूल में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, भाई ये होता है तभी ये हुआ, ये होगा तभी ये हुआ। तो सभी कॉस्ट पूल एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती हैं। उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो वैल्यू एडेड होती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, और उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हैं जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। और जब उन्हें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो मैटर क्या करता है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या हो गई और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या हो गई। तो देखिए, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को कुछ वैल्यू या सम यूटिलिटीज़ ऐड ऑन कर रही हैं, मतलब जिसके होने से उनकी कैपेसिटी या उनकी यूटिलिटी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंक्रीज़ करती है, वैल्यू ऐड कर रही हैं उस प्रोडक्ट में, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं वैल्यू एडेड। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो कोई भी उनमें वैल्यू इन्हांस नहीं करती हैं उनको हम कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं मोबाइल का ही, तो मोबाइल या सेलफोन में अगर हम कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है ना। उसमें आगे हमने फ़ोन में ट्रैकर इनबिल्ट कर दिया, तो ये जो ट्रैकर हमने इनबिल्ट किया ये एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू इन्हांस हो गई। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। एबीसी कॉस्टिंग जो होता है इन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को फोकस करता है। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या हो गई, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जैसे एग्जांपल कि आपने जो कुछ भी चीज़ें ली हैं, अब आपको खर्चा पड़ रहा है उसको स्टोर करने का, रॉ मटेरियल मान लीजिए, उसको स्टोर करने का, उसको मूव करने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ रहा है। अब ये कोई इन्हांस नहीं कर रही है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस नहीं कर रही हैं, लेकिन ये कॉस्ट तो हैं। तो इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कंज्यूमर्स को इन्हांस करती हैं, मतलब कंज्यूमर्स बढ़ते हैं उनकी वजह से, उनको देखती है, उनको फोकस करती है ये। तो इसी वजह से इस पे एफर्ट करना, इस पे पैसे लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टेक्निक में हम ये देखते हैं कि भाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं कौन सी हैं। अगर जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं इन पे तो पैसा लगाना है, पर जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं उन पे पैसा लगाना ज़्यादा, उन पे अगर कॉस्टिंग बढ़ रही है तो उस पे हमें क्या करना, उसे कट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनको डिफ्रेंशिएट करें पहले, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि ये एबीसी जो एक्टिविटीज़ है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। हम इसको एबीसी करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और हम इसके बेसिस पे उस जो अनवांटेड कॉस्ट है उनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, और फिर हम अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे और कंट्रोल मेजर अच्छे से लगा पाएंगे, राइट।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो बहुत सारे स्टेजेस को होके जाता है। तो ये जितने भी स्टेजेस होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड होते हैं, उन हर स्टेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। तो प्रोडक्शन, ये जो जितने भी स्टेजेस हैं ना प्रोडक्शन के, इन्हीं को हम कहते हैं प्रोसेस। तो ABC क्या कहता है, प्रोडक्शन में जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हर प्रोसेस या हर स्टेजेस को हम देखेंगे, चेक करेंगे और हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेज हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी नहीं, किस प्रोडक्शन प्रोसेस या किस स्टेज को हम कम कर सकते हैं जिससे कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएँ, राइट। बेसिकली ABC आपका कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है। हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल होगी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कैसे बनता है हमारा, हम मार्केट में प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस पे करते हैं, अब वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे, पर अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर हम प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो हम फिक्स करें वो तो मार्केट को देखते हुए हमें प्राइस फिक्स करना पड़ता है। तो अगर हम कॉस्ट पे कंट्रोल लगाएं तो हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन टेक्निक में हम बेसिकली इसी ABC के थ्रू हम यही फोकस कर रहे होते हैं कि कैसे हम कंट्रोल कर सकें अपनी कॉस्ट को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और किस प्रोसेस को हम कट कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमने बताया कि हर प्रोसेस में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब एक्टिविटीज़ भी कैसी होती हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मेन प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम फोकस करेंगे, क्योंकि वो तो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं। फिर सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को जब हम देखते हैं तो उसमें से हम ये चेक करते हैं कि कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, मतलब सारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं है, किनको हम हटा सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को बाइफरकेट करते हैं, एंड देन हम उसमें से उन कुछ एक्टिविटीज़ को कम करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप पे जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू एडिंग एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमने पहले ही बताया कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ और नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है इन्हांस हो रहा है ना। तो हम उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे, और ऐसे एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट को इन्हांस नहीं कर रही हैं हम उनसे मिनिमाइज़ करेंगे या फिर एलिमिनेट कर देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म ही कर देंगे। पर अगर वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है ज़रूरी है, तो हम उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या, हमें पता है कि हमें कंट्रोल लगाना कहाँ है। हम जो इन्हांस कर रही हैं, हम कैमरे की क्वालिटी को कम कर देंगे तो उससे तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी कम हो गई, तो हम कंज्यूमर्स को ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाएंगे। पर हम अगर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, मतलब वेयर हाउस में उसको रखने का खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, हम उसको कम करेंगे तो बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट पर कोई कमी नहीं आ रही है, पर हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। तो हम वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को डिफरेंशिएट करेंगे। देन हम क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करते हैं। अब कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, देखिए हमने पूरा कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, ड्राइवर अगर आप बात करते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं ना, किसी भी चीज़ के ड्राइवर्स क्या होते हैं, जैसे बस ड्राइवर है तो वो क्या करता है, बस को कंट्रोल करता है, सही डायरेक्शंस देता है। इसी तरीके से अगर हम कॉस्ट ड्राइवर की जब बात करते हैं तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कॉस्ट इफेक्ट पर करती है, डायरेक्टली आपको इनका इफेक्ट दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमने रॉ मटेरियल मंगाया, तो रॉ मटेरियल में मंगाना जो एक्वायर करना, तो ये परचेज को एक्टिविटी हो गई। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये क्या होता है, कॉस्ट पूल हो गया, परचेज एक्टिविटी एक पूल हो गया एक तरीके से। अब यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या हो गए, जिनकी वजह से हम इस परचेज एक्टिविटी की जो कॉस्ट लग रही है, इस पूल की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कितना मटेरियल मंगा रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर आप कितना प्लेस कर रहे हैं, उनको एक्वायरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है ना, उनको प्रोक्योर करने की कॉस्ट क्या लग रही है। अगर हम क्वांटिटी को कम कर दें, नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो ये सब क्या हो गए, कॉस्ट ड्राइवर हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मान करते प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो गया, कॉस्ट पूल हो गया। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन सी चीज़ें हो गई कि कितने वर्क शेड्यूल किए गए हैं, यहाँ पे कितने टाइप के वर्क सेटअप किए गए हैं, नंबर ऑफ मशीन्स आवर कितना है, कितने टाइम पीरियड में वो काम कर रही हैं। अगर इनको हम बढ़ाते या घटाते हैं तो सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे पूरे कॉस्ट पे पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर्स हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल दोनों अलग चीज़ हैं। और कॉस्ट ड्राइवर मतलब पर्टिकुलर चीज़, मशीन, नंबर ऑफ मशीन्स हो गया, नंबर ऑफ आवर्स हो गया, नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया, है ना। जैसे मैंने अभी मटेरियल एक्विजिशन में ही बताया, तो यहाँ पे ड्राइवर क्या क्या हो गए आपके, नंबर ऑफ मटेरियल आप ऑर्डर कर रहे हैं, नंबर ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं,
है, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, इनको कम ज़्यादा करने से क्या हो गया, पूरा कॉस्ट इफेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ड्राइवर। तो अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन एक्टिविटीज़ पे काम करना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको कॉस्ट को एलोकेट कराएं, राइट। देन हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देखिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि फाइनल आउटकम, जो फाइनली प्रोडक्ट तैयार होता है ना प्रोडक्शन प्रोसेस से, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा आउटकम है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं उनकी कॉस्ट को हम सीधा चेक करते हैं। तो कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग एक्टिविटी से लेके एंड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब कौन सी डायरेक्टली एलोकेटेड हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, उनको साइड कर दो, और जो एक्टिविटीज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनडायरेक्टली एलोकेट कर रही हैं, उन एक्टिविटीज़ में, उन कॉस्ट ड्राइवर्स में, उन चीज़ों में हम क्या करेंगे, थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, उनको कट आउट करेंगे। तो इस तरह से हम कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट से एलोकेट करा रहे थे, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस फाइनल प्रोडक्ट के लिए ये कॉस्ट लग रही है, ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, राइट। तो ये जो है डायरेक्ट कॉस्ट तो ज़रूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट ओवरहेड, जो भी है रियल चीज़ें हैं, तो वो तो ज़रूरी हैं। अब इनडायरेक्ट वाली जितनी है उनको हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे, रिव्यू करेंगे, जो कुछ भी हमने किया उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सब सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन पूरे तरीके से पूरा ABC कन्फर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखिए नाम ही बता रहे हैं ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम यहाँ पे कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, पर किसके बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ साफ ही कहा गया कि एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उन एक्टिविटी पे फोकस करना है जो एक्चुअली प्रोडक्ट को तैयार करने में ज़रूरी है। उन एक्टिविटीज़ को हटाना है, एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना है जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। उन ओवरहेड्स को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमें कंसीडर करना है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड इन सब चीज़ों को नहीं कैलकुलेट करता था, पर जो आपका अभी आया है, तो अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है हमें, तो उस केसेस में हमें ABC काफ़ी हेल्पफुल होता है, रियल इम्पैक्ट दिखाता है। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।